हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर। हमारा पर्यावरण जो सब्जेक्ट है उसका थर्ड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। थर्ड चैप्टर का नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। तो क्या आप जानते हैं, एक रंगीन कागज की छोटी सी गोली लीजिए और इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। बीकर को तिपाई पर रखकर गर्म करें। जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज की गोली भी ऊपर उठती है और ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली नीचे बैठ जाती है। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी कुछ इसी प्रकार गति करता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं, प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल मतलब एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल मतलब एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी धीमी गति उत्पन्न करते हैं। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। तो पृथ्वी की गतियाँ दो तरह की होती है, अंतर्जनित और बहिर्जनित। अंतर्गतियाँ कौन कौन सी होती हैं? आकस्मिक और पटल विरूपण बल। तो आकस्मिक में होती हैं भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन। पटल विरूपण में धीरे धीरे होता है, जैसे पर्वत निर्माणकारी बल, ये बहुत धीरे धीरे होता है, इसमें हजारों साल लगते हैं। बहिर्जनित बल ये अपर्दन और निक्षेपण के कारण होता है, जैसे बहती नदियों के कारण, हवाओं के कारण, समुद्री तरंग के कारण, हिम नदियों के कारण मतलब ग्लेशियर के कारण। ज्वालामुखी भूपर्वती पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिसमें पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। जैसे ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक ज्वालामुखी है जिसमें मेटल भरा हुआ होता है, ठीक है, पिघला हुआ धातु भरा हुआ होता है। ये भूपर्वती को तोड़कर ऊपर धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता है, और ये जब इसको तोड़कर ऊपर की ओर जाता है तो इसमें राख, गैसें, पिघली हुई धातु एक साथ बाहर निकलती है। इसका तापमान बहुत अधिक होता है और ये बिल्कुल लोहे की तरह गरम लाल होती हैं बिल्कुल। इस प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपर्वती के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की और तरंगों के रूप में गमन करता है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने पर भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। एक क्रियाकलाप है, एक बर्तन लें, उसे जल से भरकर ढक्कन से बंद कर दें और गर्म जल गर्म करने के लिए रख दें। अब कुछ मटर, चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख दें। आप क्या देखते हैं, जैसे ही जल में उबाल आता है ढक्कन भी हिलने लगता है। जो वस्तुएं आपने ढक्कन के ऊपर रखी हैं उनमें कंपन होने लगता है। दाने नीचे जाते हैं और चम्मच के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। इस भांति जब भूकंप आते हैं तो पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होने लगते हैं। यहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति का एक चित्र दिखाया गया है। देखो, बीचों बीच जहाँ पर केंद्र होता है ना, वो उद्गम केंद्र होता है। वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र होता है। इसके ऊपर का जो भाग होता है पृथ्वी पर उसको अधिकेंद्र बोलते हैं, और इससे जैसे जैसे दूर जाते हैं तो ये तरंगें कम होती जाती हैं। ठीक है, भूकंप तरंगें सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं। ठीक है, और जहाँ पर ये अधिकतम जाता है वो उसको बोलते हैं भूकंप की सीमा या प्लेट सीमा। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है।
स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना आदि। तो मैं आपको कुछ घटनाएं बताता हूँ जिसमें भूकंप आए थे और जिनकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। जैसे गुजरात में भूकंप द्वारा विनाश। गुजरात का एक शहर है भुज। भुज में भूकंप के झटके। 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिएक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था, जिससे शहर में आग लग गई थी और काफ़ी बिल्डिंगें तहस नहस हो गई थी। बहुत सारे लोग मारे गए थे। स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 तो छात्र मर गए थे, 31 टीचर मर गए थे उसमें। और भूकंप के 3 दिन बाद हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल और दवाएं नहीं पहुंच पाई थी 3 दिन तक भी, जिसकी वजह से जो मरने वाले और बच्चों के मरने की संख्या में वृद्धि हो गई थी। तो भूकंप में क्या क्या नुकसान हुआ था? लोगों की जान के साथ साथ में टेलीफोन लाइनें, पाइपलाइन, जो पानी की जो पाइपलाइनें हैं, उसके अलावा बिजली की जो तारें हैं, रेलवे स्टेशन हैं, ये सब तहस नहस हो गए थे। शहर में आग लग गई थी और जो चारकोल और अंगीठियों के पलटने से अनेक स्थानों पर आग लग गई थी, है ना। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा हो गई थी। राष्ट्रपति ने तुरंत ही आपातकाल की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील की थी ताकि जल्दी से जल्दी सहायता की जा सके। उस टाइम पे गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे, जो अभी भारत के प्रधानमंत्री हैं। क्या आप जानते हैं भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7 से अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। कुछ क्रियाकलाप है, जैसे भूकंप के पश्चात समाचार पत्रों के मुख्य समाचारों के रूप में दिया गया भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन पढ़ें। इस घटना को क्रमानुसार श्रेणीबद्ध करें। कल्पना करें कि यदि स्कूल समय के बीच में अचानक भूकंप आ जाए तो आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या करेंगे? तो देखिए, इसके लिए भूकंप से बचाव की तैयारी आप कैसे करेंगे। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें? सुरक्षित स्थान, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में। इनसे दूर रहें, मतलब दूर किन किन चीज़ों से रहना है? आग वाले स्थानों से दूर रहें, चिमनी के आसपास या टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पण और तस्वीर के फ्रेम से दूर रहें। पहले से हमें क्या तैयारी करनी है? अपने दोस्त एवं व्यवहारिक या पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना करने में विश्वास करें। मुख्य स्थलाकृतियाँ। अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। नदी के क्या कार्य हैं? नदी के जल में दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी बड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। मतलब कठोर शैल, जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु शैल, है ना, यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, जिसे चाप झील भी कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है।
नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं, मतलब ऊंचे उठे हुए तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको वितरिका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि वह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है, मतलब जमाने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंग लगातार सैलों से टकराती रहती है, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। हिमनद के कार्य। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बनाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड का निर्माण करते हैं। पवन के कार्य, मतलब हवा के कार्य। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्रित करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक सेल कहते हैं। पवन सेल के ऊपरी भाग को अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी सेल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। जब पवन का भाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कृष्ण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु को उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। तो ये हमारा अध्याय खत्म होता है। इसके प्रश्नोत्तर आप स्वयं करने की कोशिश करें। अगर आपसे नहीं होते हैं तो आप मुझे बताएं, मैं इसको करवा दूंगा, लेकिन मैं यह आपके ऊपर छोड़ता हूँ। छोटे छोटे प्रश्न हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में। धन्यवाद।